बात भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था। तो आपने टोटल 7 अटेम्प्ट्स दिए, 5 में आपने मेंस क्लियर किया और 4 इंटरव्यूज। असफलता हाथ में लगी, 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला मेरा। तो कि बी करने के बाद बी में नौकरी नहीं मिली तो पीएससी की तैयारी कर रहे थे, पीएससी के इंटरेस्ट था। पावर आता है सर, लेकिन वो पावर साथ रिस्पांसिबिलिटी भी रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अनसंग हीरोज। एंड जैसे कि आप जानते हैं मेरे जो सेकेंड सीजन में जो अनसंग हीरोज है ये हम लाइव स्टूडियो से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। और इस सेकेंड इसका नाम है लेजेंड्स ऑन स्पॉटलाइट। सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग पीपल हु आर एदर लेजेंड्स इन देयर पर्टिकुलर फील्ड और दोज पीपल जो लेजेंड्स बनने जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज मेरा ये अगला पॉडकास्ट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज के जो मेरे जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल है, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पीएससी का बहुत बड़ा ये है। एंड यहाँ पे 90% जो बच्चे हैं पीएससी की तैयारी करते हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पीएससी के जो सीट्स होते हैं वो 10% होते हैं, बट इन 10% के लिए 90% लोग ये करते हैं। सो गेटिंग सेलेक्टेड इन पीएससी इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इन छत्तीसगढ़। एंड जो भी बच्चा पीएससी क्लियर करता है तो ही इज एक्चुअली अटेन समथिंग एंड ही हैज अचीव्ड अ ग्रेट माइलस्टोन इन हिज ओन लाइफ। सो इसी दौर में आज मेरे जो गेस्ट हैं वो भी एक पीएससी क्लियर है और इन्होंने अभी अपनी पोजीशन भी ली है एज ए डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। एंड मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा। सो मेरे गेस्ट का नाम है सोनल यादव। सोनल, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, मुझे अनसंग हीरोज की इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी बताने का आपने मौका दिया और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। सो या बिकॉज आप जैसे लोग जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत लोग इसको देखेंगे वो मोटिवेट होंगे। तो बेसिक उद्देश्य ये है कि आप जैसे जो पीएससी क्लियर किए हैं मेहनत करके, तो बाकी लोग जो देखेंगे तो वो मोटिवेट हो और अपने गोल की तरफ जाए। दैट इज द बेसिक एम ऑफ माय गोल। बिल्कुल सर, ये अच्छा इनिशिएटिव आपका कि हम लोगों को बताने का अवसर मिल रहा है कि कैसे हमने इस जर्नी को मुकाम हासिल किया है, सफलता हासिल की है। तो यस, सो सोनल, मैं जस्ट आपसे बात भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था। तो आपने टोटल 7 अटेम्प्ट्स दिए, 5 में आपने मेंस क्लियर किया और 4 इंटरव्यूज। सो आपकी जर्नी 2019 से स्टार्ट हुई मेरे ख्याल से, 2017 से। सो 2017 से अब आपको जाके अपॉइंटमेंट मिला। हाँ, 2024 में। सो ये जो मतलब 6 से 7 साल का जो जर्नी रहा, किस तरह से रहा? बिकॉज कोई भी चीज को आप इतने साल अगर कर रहे हो, वही सब्जेक्ट्स को फिर पढ़ना और पढ़ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। इतना इजी नहीं होता है। जनरली हम क्या होता है कि एक आध बार हारते हैं तो हार मान जाते हैं। सो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि पिछले 7 साल से आप इसी की तैयारी कर रहे हो, हार मानने के बाद भी उठे, फिर खड़े हुए, फिर आपने तैयारी की? हाँ सर, ये जो जर्नी है वो उसमें मैं 7 सालों से लगा हुआ था। और मतलब लक्ष्य जो लेकर के हमने चला था कि एक सक्सेस होना है, सीडीपीएससी में पोस्ट पाना है और एक अच्छे प्रशासनिक सेवा में आना है। तो इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता, लेकिन उस समय मेरे पास उतने मेंटर्स नहीं थे जिससे मैं कर सकूं इस चीज़ों को। आज के डेट में बहुत सारे मेंटर्स हो गए हैं, लेकिन उस टाइम हमने जब से स्टार्ट किया था तो सब चीज़ इनिशियली था। तो मुझे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू किसी चीज़ का कोई नॉलेज ही नहीं था। मतलब जब नया आया था मैं इंजीनियरिंग करने के बाद, तो फिर मैंने यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट की। उसके लिए मैंने कुछ जाना, उसके बाद असफलता हाथ में लगी, 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला मेरा। तो उससे डीमोटिवेशन तो आता था बीच में कि नहीं हुआ। लेकिन मेरा मेंस की तैयारी उस टाइम मैंने अच्छा कर लिया था क्योंकि जब भी पीएससी में कोई सेलेक्ट होता है तो उसको मेंस के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस के मार्क्स से ही वो कोई भी पद प्राप्त करता है, मतलब वो रैंक सेट करता है। प्रीलिम्स होता नहीं है, प्रीलिम्स केवल एक क्वालिफाइंग होता है। तो मैंने मेंस की तैयारी अच्छे से कर ली थी। फिर मेरा ये था कि 2 बार से प्रीलिम्स नहीं निकला, तो एक ना एक बार जब भी मेरा प्रीलिम्स निकलेगा तो मैं मेंस को अच्छे से दूंगा और इंटरव्यू पहुंचूंगा, ऐसा था।
तो फिर फाइनली 19 का प्रीलिम्स निकला मेरा, 2019 वाला प्रीलिम्स। तो उस टाइम पे मैंने मेंस दिया और मेरा मेंस क्लियर हो गया। फिर मैं इंटरव्यू पे गया, इंटरव्यू के बाद मेरे को 183 रैंक मिला। 183 रैंक मिला मुझे, लेकिन मुझे कोई पद अलॉट नहीं हुआ था उस टाइम। तो जर्नी ऐसी आगे बढ़ती गई। फिर 20 का प्रीलिम्स निकला, तो उसके बाद उसमें भी इंटरव्यू पहुंचा, तो फिर 139 रैंक आई। फिर पोस्ट नहीं मिला। फिर 21 की पीएससी फाइनली मैं उसमें अचीव किया, डीएसपी का पद मिला मुझे 49 रैंक के साथ। उसके बाद फिर जर्नी अप एंड डाउन सही। फिर ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो फिर मैंने फिर से प्रयास किया और 2023 की पीएससी मैंने इस बार सोचा था कि एकदम से टॉप 20 में आना, ऐसा कुछ लक्ष्य रखा था मैं, तो वो अचीव हुआ। टॉप 10 में रैंक 6 हुई, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर का पद मिला। ओके, तो एक दो चीजें। सबसे पहले एक तो पहले मुझे ये पता लगा कि प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग है, जबकि मेंस के जो मार्क्स हैं आपके इंटरव्यू के बाद, मतलब अगर आपको कोई अच्छा पोजीशन मिलना है तो मेंस अच्छा होना चाहिए जी। ठीक है। एक दूसरा, मेंटर्स का क्या रोल है आपके हिसाब से? मेंटर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस में या फिर मोटिवेट करने में? सर, जो मेंटर्स होता है वो एक अनुभवी होता है, उसको सब चीज पता होता है कि कहाँ पे हम गलतियां कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी इस फील्ड में नया आएगा तो उसको गलतियां बार वो दोहराते रहेगा और उसको गलतियों को रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो यदि कोई मेंटर साथ में होता है तो वो बता देगा कि आप यहाँ पे गलती करने वाले हैं, और वो एक मॉरल सपोर्ट भी करता है कि हाँ आप कर लोगे, ऐसा बताएंगे। क्योंकि आसपास के जब लोग सेलेक्ट होते हैं ना, तो उससे लगता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे स्कूल से सर्विस में तिलक नगर है, वहां से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं डिप्टी कलेक्टर में, डीएसपी में। तो मुझे लगता था कि ये लोग कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मेरे बैचमेट्स भी सेलेक्ट हुए, तो उनसे फिर बात करता था कि कैसे मतलब मैं अपनी गलतियों को सुधारूं, तो पता चलता था। तो ये चीज मुझे लगता है कि एक मेंटर्स होना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरे ख्याल से भी वो सही है। बिकॉज क्या होता है कि हम जो जानते हैं हम जानते हैं, बिकॉज हम जितनी हमारी नॉलेज है हम तैयारी करते हैं, बट मेंटर्स जो होते हैं उनकी नॉलेज वाइड होता है। और जब मेंटर्स आपको ये बताते हैं कि नहीं आप यहाँ पे गलत करो, जैसे आपने बताया यहाँ पे गलत करो, इसको इस तरह से करना चाहिए, देन आपको भी लगता है हाँ शायद मैं गलत। बिकॉज आप जिस तरह से आप जानते हो, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसी दिशा में जाओगे तो सेलेक्ट नहीं होगा। बिकॉज एक चीज को हर बार हम उसी तरह से करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट भी सेम ही आएंगे। सो आई थिंक मेंटर्स वहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। यदि मेंटर्स होगा ना सर, तो उससे ये होता है कि चीजें ना मतलब सिस्टमैटिक ढंग से अपन अरेंज कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि यहाँ पे तकलीफ आ रही है। यदि कोई सब्जेक्ट है तो उस पर भी दिक्कतें आती है, आंसर राइटिंग्स पे दिक्कत आती है, तो हम अपने आंसर को चेक करवा सकते हैं कि मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, इसमें मुझे नंबर्स कम क्यों मिल रहे हैं बार-बार मेंस में, तो उस चीज को बता सकता है कि इसमें गलती है। तो एक छोटा सा सवाल, आप कहीं कोचिंग लिया आपने? जी। कहाँ पे? जी, मैंने बिलासपुर में एक पटेल ट्यूटोरियल्स में कोचिंग लिया। तो मेरा एक सवाल है, जो मेंटर्स होते हैं जो आपको क्लासेस वगैरह लेते हैं, क्या वो सब पीएससी क्वालिफाइड होते हैं या फिर पीएससी की क्वालिफाई नहीं किया? हाँ, उसमें जितने भी जो टीचर्स होते हैं ना, वो पीएससी यूपीएससी के मेंस दिए हुए होते हैं या फिर वो इंटरव्यू में दिए हुए होते हैं, लेकिन वो पोस्ट पाए हुए नहीं रहते हैं, लेकिन वो मेंस है या इंटरव्यू तक पहुंचे हुए रहते हैं। मतलब एक कैपेबल होते हैं कि वो गाइड जनरल नॉलेज की, मतलब कैसे एग्जाम्स दिए जाते हैं, किस तरह से तैयारी की जाती है। तो ये थोड़ा सा ये था, बिकॉज अगर मेंटर खुद ही अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो वो किस तरह से आपको कोच करेंगे या मेंटरिंग करेंगे। ओके, सो ग्रेट। सोनल, मेरा अगला सवाल, आपने शायद इंजीनियरिंग किया है, बीई मैकेनिकल। जी सर। सो मेरा सवाल ये है कि बीई करने के बाद बीई में नौकरी नहीं मिली तो पीएससी की तैयारी करें तो पीएससी के इंटरेस्ट था? जी, ये एक अच्छा सवाल है कि जब मैंने बीई मैकेनिकल जब कंप्लीट किया, उसके बाद की जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी थी। मतलब मैकेनिकल में बहुत ज्यादा, क्योंकि सीएससी और आईटी में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, लेकिन मैकेनिकल में उतने जॉब्स नहीं थे। तो उस टाइम मेरे पास दो ऑप्शन थे, या फिर मैं एमटेक में चले जाऊं या फिर सिविल सेवा की मैं तैयारी करूं। तो मेरा बिलासपुर होम टाउन था, तो यहाँ पे बिलासपुर में बहुत ज्यादा माहौल था पीएससी का, और एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है। और जब भी मैं अपने स्कूल आता था तो कलेक्ट्रेट से होके आना होता था मेरा हमेशा। तो एक ऐसा लगता भी था कि यहाँ पे इतना वहाँ पे रश दिखता था, तो ऐसा लगता था कि कलेक्ट्रेट बहुत बड़ी चीज है, तो यहाँ पर अधिकारी बनना या काम करना बहुत बड़ी बात होती होगी। तो ऐसा एक लगता था पहले, मतलब जब स्कूल आते थे तो एक मन में था कि कहीं प्रशासनिक सेवा में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है ऐसा।
तो इंजीनियरिंग क्यों किया? जब इंजीनियरिंग आपने ज्वाइन किया जी। तो रीजन क्या था, मतलब कि पापा ने बोला या सोसाइटी ने बोला उसके लिए ज्वाइन किया, या फिर बिकॉज ये जनरल होता है, मतलब हम अपने इसमें देखते हैं, आप जनरली पापा बोलते हैं या फिर लोग बोल रहे हैं यार इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है तो हमने इंजीनियरिंग करें, उसी हिसाब से किया आपने भी? हाँ, जब मैंने 12th सब पास आउट हुआ तो उसके बाद हम लोग मैथ्स वाले थे, तो सबसे पहले पीटी ए ट्रिपल ई देते थे उस टाइम, तो उसमें रैंक अच्छी आई। उसके बाद फिर सीएसआईटी दूर में मेरे को मिला काउंसलिंग में, तो फिर ये था कि इंजीनियरिंग करना है। और सभी जो जो मैथ्स वाले जितने भी सब होनहार पढ़ने वाले थे सब इंजीनियरिंग करे थे। उस टाइम अच्छा क्रेज था 2011-12 में, तो सभी का इंजीनियरिंग करे, तो मैं भी इंजीनियरिंग करना चला गया था। वो जनरली ऐसे ही होता है, जैसे हमारे टाइम में भी था रैंक 88-89 में, तो जो बंदा बहुत इंटेलिजेंट होता स्कूल में वो जाता फिजिक्स अपने इसमें साइंस में जाएगा, या तो इंजीनियरिंग में जाएगा या तो डॉक्टर में जाएगा। जो उससे ज्यादा वीक रहता है कॉमर्स में चले जाता है, और सबसे ज्यादा जो वीक रहता है आर्ट्स में रहता है। मतलब किसी ने आर्ट्स ले लिया था, हम सोचते थे तो गया बेकार, कोई काम करने कुछ नहीं मिला था, आर्ट्स ले लिया। बट आई थिंक ऑफ लेट ये चेंज हो रहा है इन द सेंस जो हमारे जो है इंजीनियरिंग में जॉब्स है नहीं, ये जिस तरह से आ रहा है तो जॉब्स भी जो निश जॉब्स ही अवेलेबल हैं। प्लस अगर आप देखोगे जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, मतलब आपके पास अगर कोई एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है, इफ यू आर गुड एट सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एडिटिंग हो गया या फिर तो देन यू कैन एक्चुअली मेक मनी। सो ये आई थिंक अगले 4 से 5 साल के अंदर में ये ट्रेंड चेंज होगा, मतलब जो डिग्रीज जो ट्रेडिशनल डिग्रीज वो उसका वैल्यू कम हो जाएगा एंड स्किल सेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ सर, जैसे कि अभी बोला था कि डेटा इज न्यू ऑयल, इस टाइप से बात हो रही है, तो मतलब डेटा हो गया या फिर एआई हो गया, ये सब जो है ना वो चीजें बहुत ज्यादा मार्केट को भी वो कर रही है, जिससे कि नए नए जॉब्स भी आ रहे हैं और नए नए फील्ड भी आ रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली चूंकि अब यंग ऑफिसर हो, आप एक्सरसाइज में जा रहे हो, तो आई थिंक दिस इज वेयर यू कैन, मतलब पेरेंट्स को भी हमको बताना बहुत जरूरी है कि डिग्री मात्र लेने से कुछ नहीं होता है। यू आर इम्प्रूविंग स्किल्स, इफ यू आर एबल टू नो व्हाट इज द पैशन ऑफ योर सन और डॉटर या फिर स्टूडेंट, अगर पैशन पे काम करेगा तो पैशन को यू कैन एक्चुअली मेक इट एज अ प्रोफेशन। आई थिंक दैट्स वेयर इट इज गोइंग। करेक्ट सर। चलो ओके, तो दो चीजें होती हैं, लोग पीएससी दो कारणों के कारण ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एक तो एक अंदर में भावना होती है कि उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, बिकॉज दे कम फ्रॉम दैट प्लेस वेयर दे हैव सफर्ड एंड दे हैव सीन पीपल सफरिंग। एक और दूसरा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जब हम जाते हैं तो पावर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, आईएएस कलेक्टर ले लो, डिप्टी कलेक्टर ले लो वगैरह। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, इन दोनों में से क्या? सर मेरा जो मोटिव था आने का इसमें कि जो है सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है, और हम छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कर पाए ऐसा भी था। और जो समाज में सम्मान मिलता है एक अधिकारी के रूप में एक सिविल सर्वेंट को, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छा माना जाता है। तो ये सोशल प्रेस्टीज सबसे ज़्यादा था मेरे लिए इस पहले का। और उसके साथ साथ एक पावर आता है सर, लेकिन वो पावर साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हाँ, हर किसी के लगता है कि उसके पास पावर है, लेकिन उसके साथ वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है कि वो उस चीज को, मतलब एक पद तो होता है लेकिन पद के साथ उसकी जो भूमिका होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम अब मैं कुछ ज्वाइनिंग कर चुका हूँ तो बता सकता हूँ कि अब वहाँ पे चैलेंजेस अलग है। प्रिपरेशन तक तो अलग था चैलेंजेस, अब जब ज्वाइन करने के बाद उसके चैलेंजेस अलग थे। ये आपने बहुत सही बोला, मतलब जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हो, जब ये करते हो तो आपको लगता है कि हाँ बहुत पावर है, बट द मोमेंट यू गो एंड एंटर सिट इन दैट पर्टिकुलर सीट, तब आपको पता लगता है कि कितनी रिस्पांसिबिलिटी से कितने चैलेंजेस है वहाँ पे। सो इट्स लाइफ इज ऑल अबाउट दैट ओनली, बिकॉज़ हर स्टेज, हर एक लेवल पे आपके अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं, दैट यू हैव टू रिजॉल्व दैट एंड फेस दैट। ओके, सो सुनो, तो हमने तो बहुत सब कुछ बात कर ली, बट हमने व्यूअर्स को हमने आपके चाइल्डहुड के बारे में नहीं बताया। सो जस्ट अपने चाइल्डहुड के बारे में बता दो, मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ, थोड़ा सा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का जो पैतृक निवास है वो लुरमी के पास है, लगरा गांव में। उसके बाद अभी हम लोग वर्तमान में मतलब मेरे जन्म के बाद से मैं मम्मी पापा एक बिलासपुर में रह रहे हैं, मंगला में। तो मेरे एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है, और पापा का ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है ट्रांसपोर्ट नगर बिलासपुर में।
और मेरी जो स्कूलिंग हुई है सरस्वती शिशु मंदिर तिलक नगर बिलासपुर से हुई है पूरी 12th तक। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए CSIT दुर्ग गया था, वहाँ से मैंने CSIT से दुर्ग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2015 में पास आउट हुआ। तो उसके बाद आपने कहीं जॉब नहीं किया, डायरेक्टली पीएससी की तैयारी की? उसके बाद मैंने गेट की तैयारी करा था उस टाइम, तो मैं गेट में 1-2 साल देखा, फिर वहाँ पे फिर मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, फिर एमटेक करने का मन नहीं था मेरा करने का, तो एमटेक में फील्ड में जाना नहीं था, तो फिर मैंने फिर CGPSC की जर्नी स्टार्ट। सो और क्या हॉबीज हैं, मतलब बचपन में क्या क्या इंटरेस्ट है? हॉबीज मतलब नॉट नेसेसरली ये, अदरवाइज जनरली। जैसे वैसे हॉबी मेरी ट्रैवलिंग है, ट्रैवल करता हूँ थोड़ा सा, और क्रिकेट खेलना भी है। ओके, बुक रीडिंग वगैरह? बुक रीडिंग है, मतलब जैसे कि अभी तो सिलेबस तो पढ़ता था, लेकिन अब जैसे कि अब सिविल सेवा में आ गया, तो अब सक्सेस हो गए, तो अब बाकी बुक्स की रीडिंग करूंगा ऐसा। हाँ, एक बात बता दो मेरे को, लाइक आप जब पीएससी की तैयारी करते हो बहुत पढ़ना पड़ता है ना? सो और एक तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक हैबिट आ जाता है पढ़ने का, हाँ, लगाव या फिर लव हो जाता है पढ़ने का। अगर आदमी पहले अगर पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं भी रहता है तो सिविल सर्विस की जब तैयारी करता है तो वो तो आ ही जाता है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि ओनली 10% लोग हैं जो सिविल सर्विस में सेलेक्ट होंगे, तो मेरा एक आपसे पूछना था कि एक बंदा अगर सिविल सर्विस की तैयारी करता है, हो सकता है कि वो सेलेक्ट ना हो, बट लेकिन उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, उसकी आउटलुक चेंज हो जाता है पर्सन, और ये जो आउटलुक जो चेंज होता है या पर्सनालिटी जो चेंज होती है, वो मेरे ख्याल से इसके बाकी लाइफ में भी बहुत काम आता है। आपका क्या आइडिया है इसमें? सिविल सेवा की जो तैयारी के दौरान मतलब पर्सनैलिटी में चेंज आता है, जैसे कि सोसाइटी को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपके। जैसे कि देश की GDP के बारे में पढ़ते हैं, तो एक इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी कैसे चलती है, पॉलिटी कैसे होता है, विधायिका कैसे काम करती है, कार्यपालिका कैसे करती है, तो हर चीज पे अलग पर्सपेक्टिव में आदमी सोचने लग जाता है, मतलब उसका एक नॉलेज जो ब्रॉड लेवल में है। तो पहले जब हम लोग कॉलेज पढ़ते थे तो उतना नहीं सोचते थे कि एक बजट बनता है तो उसका एक आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो अपने कुछ पता नहीं होता। तो जैसे कि अब सिविल सेवा में जाने के बाद ये चीज पता चलती है कि उसके सिलेबस के साथ पढ़ने पर कि हाँ, देश कैसे काम करता है, प्रदेश कैसे काम करता है, मतलब एक पूरी मशीनरी कैसे काम करती है, तो इसके लिए पता चलता है। और जो समाज में समस्याएं चल रही है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हर जगह पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट को समझने का एक व्यू बन जाता है, जो कि पहले नहीं था। मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स को, कि ये जरूरी नहीं है कि आप अगर सिविल सर्विसेज जैसी की तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन हो जाए, तो अगर नहीं भी होता है तो नॉलेज आपने जो गेन किया वो कहीं बेकार नहीं जाता, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, आपकी आउटलुक चेंज हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपकी जो नॉलेज है वो ब्रॉड हो जाता है। सो एक बेसलाइन ये है कि आप कभी भी कोई भी नॉलेज जब गेन करते हो, ये आपके लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा, और ये आपको एक अलग पोजीशन पे लेके जाएगा। करेक्ट? ओके, ग्रेट। सो आपने डिजिटल लाइब्रेरी को यूज किया है? बिलासपुर में डिजिटल लाइब्रेरी है, आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है सर लाइब्रेरी, लेकिन मैंने यूज नहीं किया है, मेंबरशिप नहीं लिया उसने। ओके, सो बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर स्मार्ट सिटी का एक पार्ट है, मतलब एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे, एंड डिजिटल लाइब्रेरी आई थिंक बहुत यूज हुआ है पीएससी के स्टूडेंट्स को, बिकॉज मेरे को जहाँ तक पता है पिछले 4 से 5 साल में आई थिंक ऑलमोस्ट 60-70 बच्चे तो वहाँ से पीएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्लियर किए हैं। सो अब एक सवाल, मतलब मेरे व्यूअर्स के लिए, कि किस तरह की आप तैयारी किए हैं अपने पीएससी के लिए, व्हाट इज द प्रोसेस यू हैव फॉलोड फॉर इसके लिए, बिकॉज सब्जेक्ट्स बहुत वाइड होते हैं, रेंज बहुत ज़्यादा वाइड होता है, तो किस तरह की तैयारी करें सो दैट हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए? मतलब पीएससी जो है वो तीन चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हर चरण में तैयारी एक अलग स्टडीज करनी पड़ती है। तो प्रीलिम्स में जो होते हैं चार ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक पिक करना रहता है, डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है। तो उसमें जो है CGGS का पोर्शंस 50 क्वेश्चन के आते हैं 100 क्वेश्चंस में, और 50 जो होते हैं वो इंडिया जीएस के होते हैं। तो इसमें CGGS जो होता है ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं इस टाइम पे, क्योंकि CGGS क्योंकि इजी होता है और जल्दी कवर होता है। तो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था CGGS को अच्छे से करना। उसके बाद फिर इंडिया जीएस के 50 क्वेश्चंस में मेरा जो स्ट्रेटजी था कि उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंड
और इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया, साइंस हो गया, और इसके साथ साथ हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है और करंट अफेयर्स, ये इस पे मैंने कमांड रखी हुई थी। तो ये दोनों सेक्शंस को करने से प्रीलिम्स निकल जाता है। तो प्रीलिम्स के दौरान भी हमको मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं बार बार, जिससे कि क्योंकि एग्जाम में जैसा माहौल आने वाला है उसको हम पहले से मतलब वो करना पड़ता है कि कहाँ पे मेरी गलतियां होंगी, क्या होगी। तो इसको लेके मॉक टेस्ट मैंने सबसे ज्यादा देता था। जैसे कि हमेशा एग्जाम जो है फरवरी में होता है, तो दिसंबर से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये रहता था प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी। और मैक्सिमम रिवीजन ही करना रहता है एक बार सिलेबस होने के बाद, और प्रीलिम्स को लेकर के, और फिर उसका प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के बाद मेंस जो है आंसर राइटिंग होता है पूरे तरीके से। तो आंसर राइटिंग के लिए मतलब हमारे पास 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं, और उसको 4 दिन में पेपर कंप्लीट होता है। एक दिन में 2 पेपर लिखना रहता है। तो 6 घंटा लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए आपके पास। तो उसके लिए भी हमको मतलब सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए मतलब लिखना पड़ता है। उसके लिए टेस्ट देना पड़ता है। तो उसके लिए भी मैंने टेस्ट देता था, और मतलब उसमें लॉन्ग सिटिंग करना पड़ता है। घर में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। जब मेंस का पेपर होता है तो 3-4 महीने के दौरान 8-8, 10-10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके आपको जाके लिखना ही पड़ेगा, टेस्ट देने होंगे। उसके बाद उस आंसर्स को रिव्यू कर करके आपको ये पता करना हो कि इसमें और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या गलत हो रहा है। और मतलब नीट एंड क्लीन भी लिखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, और न्यूज़पेपर ही पढ़ना पड़ता है। मतलब हर चीज थोड़ा सा ब्रॉड वे रहता है वो। मतलब हर पेपर की अलग स्ट्रेटजी है उसमें, ये बता सकता हूँ। मतलब ये है उसका बेसिक चीज कि उसमें आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा, स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपके पास, और हर चीज को पॉजिटिव नेगेटिव उसमें जो आते हैं विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको लिखना पड़ेगा हर इवेंट के, चाहे हिस्ट्री के हो चाहे साइंस में हो। ऐसे भी लिखना पड़ता है हमको। ऐसे राइटिंग करेंगे तो उसमें भी हमको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना पड़ता है। फिर उसको सॉल्यूशंस हमको देने पड़ते हैं सुझाव के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम खुद एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो हमको एक सुझाव देना पड़ता है उसमें, तब जाकर उसमें मार्क्स हमको गेन होते हैं। यदि हम नॉर्मल ऐसे लिख के आएंगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये है। और उसमें हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर। उसमें फिलोसफी पढ़ते हैं हम लोग, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, और पेपर 7 में जो है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन ही पढ़ना पड़ता है कि इसमें इंडिया का रिलेशन कैसा है बाकी देशों के साथ। तो एक अच्छा मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं बोल सकता हूँ मैं इसके। हाँ, मतलब बस मुझे ये पता लगा कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, जिस बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सो यू डोंट हैव टू राइट एंड स्टडी, ठीक है। तो अब जनरल स्टडी रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। जितना आपको नॉलेज है, जितना फास्ट कर सकते हो उतना ही है, जिसमें एक CGPA इसका जीएस है और प्रीलिम मेंस की बात आती है। आई थिंक दैट इज वहाँ पे एक चैलेंज है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मतलब जब तक वो लिख के आप आंसर्स को नहीं दे पाओगे 6 घंटे बैठ के, तो आप वहाँ पे जाके नहीं लिख पाओगे। एक तो उसमें मतलब जब आंसर लिख रहे हो तो उसका फ्लो भी सही होना चाहिए, नीट एंड क्लीन भी होनी चाहिए, ताकि वो उसका जो जिस्ट बाहर निकल के आना चाहिए। सो मतलब मेंस बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, मेंस एक अच्छा मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है, और वहीं से हमको हमारी मेरिट लिस्ट बनती है। तो उसमें मतलब जब हम मेरिट लिस्ट को देखेंगे तो 35-40 मार्क्स से पूरे पोस्ट खत्म हो जाते हैं, टीसी से लेकर के नीचे सहायक जल निरीक्षक तक के पोस्ट। तो मतलब हर पेपर में भी हम लोग 5-5, 6-6 नंबर का भी एज लेके चलते हैं, तो बहुत ही। ओके, सो मेरा एक मतलब पर्सनल सवाल है, आप नोट्स वगैरह बनाते थे? जी सर। तो जब ये बात चला तो मेंस के नोट्स तो आपके पूरे भर गए होंगे, इस तरह से लिखे हैं। हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चूंकि आप सेलेक्ट हो गए आपके पास नोट्स है, अगर नोट्स आप डिजिटल लाइब्रेरी में दे सको तो हम उसको डिजिटाइज करके आपके नाम पे वहाँ पे रखेंगे, सो दैट अदर्स यूज कर पाएंगे। तो क्या ये यूज होगा बच्चों को में आपके नोट्स? मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए सर। तो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं मतलब कि जैसे कि हमारा दो पेपर होता है, उसके बीच में 1.5 से 2 घंटे का समय होता है। तो उस 1.5 घंटे के बीच में शॉर्ट नोट्स बना के हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिस टाइप से हम लोग पढ़ ले ऐसा करके, तो जिससे कि वहाँ पे आंसर राइटिंग अच्छे से हो पाए दोपहर वाले पेपर। ये थोड़ा सिनॉप्सिस बना के करना पड़ता है। हाँ, तो अगर वो सिनॉप्सिस अगर आप दोगे तो हम उसको स्कैन करके अपने डिजिटल क्लाउड में रखेंगे, तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो उसको वो यूज कर सकते हैं। जी सर। तो अगर आपको इतराज नहीं हो तो देन वी कैन ऑलवेज डू दैट, इट विल बी ऑन योर नेम, सो यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द पीपल। आप कुछ फिलॉसफी के नोट्स हैं उसमें दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। तो कमिंग बैक टू दो चीजें हैं, एक तो बिलासपुर स्मार्ट सिटी है, बिल्कुल सर, है ना।
तो स्मार्ट सिटी आने के बाद बिलासपुर में आईटी के क्षेत्र में क्या तरक्की हुई आपने देखा ही होगा, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह कनेक्ट हो गए वगैरह, और ये एक है। और नाउ जो कि आप एज अ डिस्ट्रिक्ट आप एक्सएलओ से ज्वाइन भी कर रहे हो तो ये आपकी ये भी हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ अगर आप देखो इन जनरल आईटी के क्षेत्र में बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, और स्पेशली जब बिलासपुर की बात आती है तो बिलासपुर और भी पीछे है आईटी के क्षेत्र में आज भी। तो इसका क्या कारण है, मतलब क्या आप देखते हो कि बिलासपुर में आज से 5 से 4 साल के बाद 6 साल के बाद आईटी के क्षेत्र में सेम पूना नागपुर जैसे होगा वैसे ही होगा, तो पीछे क्यों है अभी, क्या रीजन हो सकता है? आईटी जो कंपनियां होती है वो बेसिकली एयरपोर्ट वाली जगह पे होती है सर। एक एयरपोर्ट जो है 4C होना चाहिए, कनेक्टिविटी, हाँ वो कनेक्टिविटी अच्छी करनी पड़ेगी। और बाकी मतलब गवर्नमेंट को जो प्रमोट भी करना पड़ेगा, जैसे कि नया रायपुर में अभी आईटी के लिए एक अलग से लैंड दिया जा रहा है, तो वैसा बिलासपुर में कोई लैंड ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आईटी कंपनी जा पाए, सस्ते दरों पे उनको ऑफिस खोलने के लिए मिल सके। और जो यहाँ पे मतलब आईटी सेक्टर के जो बच्चे हैं सब बैंगलोर मतलब बैंगलोर हैदराबाद नोएडा में सर, तो उनको यहाँ पे लाने के लिए पहले तो एमएनसी कंपनी जो है आईटी कंपनी उनको खोलना ही पड़ेगा यहाँ पर, तभी आ पाएंगे। तो एक अच्छा अभी एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा सर। तो दो चीजें बेसिकली, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, बिकॉज़ हमारे पास अभी कनेक्टिविटी के नाम पे रायपुर ही है, ये लोग समय इज मनी नाउ, टाइम इज मनी। एक एंड दूसरा, हाँ आईटी कंपनी छत्तीसगढ़ में आनी चाहिए, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। दिस इज द टू, मैं भी यही सोच रहा था। बट हाँ मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आज से 4 से 5 साल के बाद जो हमारी जो चक्रवाटा वाला जो एयरपोर्ट आ जाता है, एंड प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं, सो ये कोई इम्पैक्ट होगा। और जहाँ तक मेरा ये है कि क्या होता है कि थोड़ा सा बंदा लड़का 12th के बाद इंटेलिजेंट होता है, थोड़ा अच्छा होता है ना, तो वो बाहर चले जाता है, बॉम्बे चले जाएगा या फिर पुणे चले जाएगा या बैंगलोर चले जाएगा। वो एक बार जाने के बाद वो वापस नहीं आता। तो बिलासपुर में वही लोग रह जाते हैं जो खास मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं। बट ये ट्रेंड हमको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज़ दैट्स द रीजन व्हाई बिलासपुर इज नॉट एक्सपेंडिंग। बट जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, जब से स्मार्ट सिटी आया है तो आपको पता होगा हमारे पास एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, काबार जो है, सो वहाँ पे वी आर मॉनिटरिंग लाइव एवरीथिंग। एंड ये आईटी के क्षेत्र में अगर देखो तो बिलासपुर को ऑलमोस्ट 5 से 6 साल आगे निकल गया है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे ले लो या फिर आईटीएमएस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और बहुत सारे जीएस वगैरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। सो ये एक पॉजिटिव चीज हुआ बिलासपुर के लिए स्मार्ट सिटी आने से। कुछ मतलब ये जो स्मार्ट सिटी वाला बता रहे हैं ना, ये पिछले बार के मेंस में भी आया था कि क्वेश्चन सीजीपीएस ने पूछा था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कौन सा शहर शामिल है और उनपे वहां पे हो रहे डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में लिखे। तो मैंने ICCC के बारे में लिखा था और मल्टी लेवल कार पार्किंग के बारे में लिखा था और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना उसके बारे में लिखा था और लाइब्रेरी पर लिखा था और कुछ स्मार्ट रोड बड़ी पर बने उसके बारे में लिखा। तो उस क्वेश्चन में मैं जब आरटीए कॉपी जब आई वापस तो मैंने देखा उसमें मतलब 8 में 5.5 मार्क्स मिले। तो बहुत ही अच्छा लगा कि जो हम लोग देखते हैं वो चीजें पीएससी ने खुद पूछता है आजकल कि मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पार्ट है उसका सिलेबस का, तो उसको उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन पूछा था। और मैं जब इंटरव्यू देने गया भी था बोर्ड पैनल के पास, तो मैं बिलासपुर से था, तो मुझे स्मार्ट सिटी मिशन बारे में पूछा। तो उस टाइम आरिफ शेख सर बैठे थे सामने में, जो कि हम बिलासपुर में एसपी रह चुके हैं। अच्छा, हाँ वो बैठे थे पैनल में। तो क्या स्मार्ट सिटी का क्या क्वेश्चन पूछा? हाँ उन्होंने ये ICCC के बारे में पूछा था कि बिलासपुर में जब कैमरे लगे उसके बाद से अब बदलाव देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं लोगों में कि, तो मैंने बताया कि हाँ दिख रहा है सर, अब लोग सिग्नल जंप नहीं करते हैं, करते हैं फाइन ना हो करके, और जो अपराध भी होते हैं उसको भी लेकर के भी अंकुश लगा है सर। ऐसे है कि अब ऐसा है कि तीसरी नजर में कोई है ऐसा लोगों के मन में आगे है, ये तो है बदलाव। एजुकेशन के लाइन पे भी हमने किया है, इस ई पाठशाला करके हमने एक प्रोजेक्ट किया है यहाँ पे ऑनलाइन क्लास 9th 10th एंड 11th के बच्चों के लिए 11th एंड 12th के बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लॉगिन करके वो अपना पूरा नीट एंड जेईई की तैयारी भी कर सकते हैं। सो आई विल शो यू व्हाट्स इट। ओके, सो ग्रेट। सुनील तो बहुत सब बातें हो रही है, बट जैसे कि आपके केस में भी आपने 2017 से स्टार्ट किया 2025 तक, और आपने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं, तो और एक ही सब्जेक्ट्स को हम बार बार पढ़ना मतलब
आपको इनर मोटिवेशन बहुत होना जरूरी है एक। दूसरा मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इमोशनल बैलेंस हम जिसको बोलते हैं, ये एक है कि आप किस तरह से अपने मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करते हो एक। दूसरे आज के डेट पे मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, हर जनरेशन जेनजी जो बोलते हैं आज के जनरेशन के लिए। तो दो बात पे आप किस तरह से मेंटल स्ट्रेंथ को अपना बरकरार रखें, इमोशनल बैलेंस को। दूसरा मेंटल स्ट्रेंथ क्या रोल प्ले कर रहा है आज के सोसाइटी में, आज के बच्चों में। सर जो वहाँ मेंटल जो प्रेशर वाला जो चीज़ है वो आता है समय के साथ कि इतने दिन से तैयारी कर रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा। लेकिन चीज़ों बार बार जब पढ़ते जाते हैं तो मतलब जैसे एक थकावट होता है ना, वैसा नहीं लगना चाहिए। जैसे कि मतलब एकदम ऐसा प्रेशर लेके आप पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ थकावट आ रहा है, क्यों पढ़ रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग अपने गोल को डिसाइड किए हैं तो वो जो लास्ट पीडीएफ में जब नाम होगा रिजल्ट आने के बाद, तो वो एक सब चीज वर्थ इट हो जाएगा, मतलब सब चीज सही हो जाएगा। और जो माता पिता के जब माता पिता लोग देखेंगे और जो परिवार वालों को जो प्राउड महसूस होगा तो सब अच्छा हो जाएगा। तो इसी को लेकर मैं पढ़ता था कि नहीं उस दिन सब अच्छा हो जाएगा। और बाकी मैं प्रेशर उतना लेता नहीं था, मतलब हमेशा संडे को ब्रेक लेता था। उस ब्रेक में मैं मूवी देखने चला जाता था या फिर आसपास बिलासपुर के आसपास कूटाघाट है, पूरी डैम है, तो यहाँ विजिट कर लेता था। ट्रैवलिंग मेरी हॉबी थी, अमरकंटक जाना हो जाता था। तो ऐसा करके मैं अपने आप को मेंटल बैलेंस पर आने का प्रयास करता था। ओके, दैट मींस अल्टीमेट अगर हम ये बात करते हैं आपका फोकस कंफर्म था, मतलब वो अल्टीमेट गोल जो था वो कंफर्म था। मतलब आपको आपका नाम फाइनल इसमें लिस्ट में देखना है और उसी को आप देखते हुए हम इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं बेसिकली हमारी भाषा में। तो आप विजुअलाइज कर रहे थे कि मेरा नाम उसमें है और उसी को ये बना के मोटिवेशन बना के आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है। एंड आप दूसरी बात भी बोले कि ब्रेक लेते थे बीच में। ब्रेक आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। एंड वो रेस्ट लेने से क्या होती है हमारा एनर्जी डेवलप हो जाता है और हमारा रिजुवेट हो जाता है। सो वी स्टार्ट फ्रेश हो जाता है। सो तो आज के जैसे मैंने आपको दूसरे भी मैंने सवाल पूछा था कि आज के ज़माने में लोगों में ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के नौजवानों में, पेशेंस है नहीं उनके पास, ठीक है, और फोकस भी नहीं है, गोल भी नहीं है। सो उस इन दोनों चीज़ों के लिए आप क्या बताओगे? सर मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा आजकल की, क्योंकि शॉर्टकट जो अपनाते हैं, लेकिन जो कुछ बड़ा करना है या फिर कुछ एक बड़ा गोल लेकर चलते तो उसको शॉर्टकट नहीं होता है, वो आपको एक मेहनत करना ही पड़ेगा। जब तक आप उस डिमांडिंग मेहनत को आप नहीं कर पाएंगे या उस उतना वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको वो अपना गोल नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं कि मैं 1 साल में पा जाऊँ, 2 साल में पा जाऊँ, तो इतना यदि होता तो सभी लोग नहीं बन जाते। तो 90% लोगों को नहीं मिल रहा है, 10% ही सीट है, तो उसको अलग करना पड़ेगा। और उस अलग करने के लिए मतलब पेशेंस तो चाहिए। पीएससी में यदि आप रहेंगे तो पीएससी आपको एक चीज मैं जानता हूँ कि पेशेंस सिखा देता है वो, कि यदि आपको करना है तो, क्योंकि मैं इंटरव्यू के बाद मुझे पोस्ट नहीं मिली है, मतलब इतना बड़ा पेशेंस में रखा था कि हाँ भाई। लेकिन ये था कि 183 रैंक से मेरी 139 रैंक हुई, फिर 49 रैंक हुई, फिर 6 रैंक हुई, मतलब ये इंप्रूवमेंट ही हुआ ना। तो यही मेरे पॉजिटिव था कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है, तो मतलब एक दिन पोस्ट मिलेगा ऐसा कहके। तो लेकिन लोग यही सोचते हैं कि अरे 183 रैंक आ गई मेरी तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मैं करता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो ये चीज जरूरी है कि समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर समय हमेशा जो है फैला ही नहीं मिलेगा बस। तो एक पेशेंस रखना बहुत जरूरी, क्योंकि पेशेंस रहेगा तभी। आज भारत वर्ल्ड कप भी जीत रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत रहा है, तो एक बहुत दिन का पेशेंस रहता है हर खिलाड़ी का। तो हम लोग मतलब मैं स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखता हूँ सर। स्पोर्ट्स तो हमको बहुत कुछ सिखाता है, क्रिकेट चाहे फुटबॉल हो जो भी हो, लेकिन हमको सीखना चाहिए इन सभी चीजों से, क्योंकि केवल सोशल मीडिया में चलाने से मतलब ध्यान को भटकाना नहीं चाहिए। हाँ, वो मतलब सोशल मीडिया एडिक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन है, बेसिकली डिस्ट्रैक्शन है और नेगेटिव सेंस में नहीं देखना चाहिए सर। मैं भी देखता था लेकिन वो लिमिटेड, आधा घंटा 45 मिनट देख लिए अपन, उसमें पॉजिटिव चीज देखो। यस, हाँ, तो दो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक तो हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, इट्स ओनली हार्ड वर्क। एंड दूसरा जो है कंसिस्टेंसी। जैसे अब इनके केस में भी
2017 से 2023 तक कंटिन्यूअसली उन्होंने किया, मतलब कंसिस्टेंटली हैज बीन ट्राइंग। और आप देखोगे कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से इनकी जो रैंकिंग है कंटिन्यूअसली इंप्रूव हुआ है, एंड फाइनली अपने 6th रैंक किया है, 183 से लेकर 6th रैंक। सो देयर इज नो शॉर्टकट, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आर द ओनली की टू सक्सेस। हाँ सर, और मेरा ये भी मानना है कि हमेशा कुछ बच्चे बोलते हैं कि लक काम नहीं करना है, लक के पीछे नहीं भागना है, मतलब लक उसी का काम करेगा जो मेहनत करे। कुछ लोग मेहनत नहीं करते, बोलते हैं लक नहीं है इसलिए मेरा नहीं हो रहा है। मैं हमेशा बिलीव यही करता हूँ कि जो मेहनत करता है ना उसका लक लास्ट मोमेंट में काम करता ही है। इंटरव्यू हो चाहे कहीं भी हो, मतलब आपको ऐसे मेरे को इंटरव्यू में 80 मार्क्स मिले, इस बार 100 में 80 मार्क्स मिले, तो मतलब मैं जो तैयार करके गया था वही सब क्वेश्चंस मेरे को मतलब हुए, स्मार्ट सिटी से क्वेश्चंस हुए, और मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ था तो मेरा पुलिसिंग से क्वेश्चन हुआ। तो मैंने जो चीज मैं सोच के गया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग था तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्वेश्चंस किए गए मेरे से, तो मतलब जो मैं सोच के गया था ना उसी के इर्द गिर्द घूमा इंटरव्यू, और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। तो मतलब फिर मैं बाद में सोचा कि ना मतलब कि जो वाकई मेहनत करता है ना तो उसके साथ ना अच्छा ही होता है लास्ट में, और लक भी काम करता है। हाँ, एक्चुअली लक काम नहीं करता, आप लक को काम करवाते हो। अच्छा, बेसिकली अगर आप देखो तो आपने 4 इंटरव्यू दिए, राइट? तो हर एक इंटरव्यू के बाद आपकी इंप्रूवमेंट हुआ, और जब आप फाइनल जब इंटरव्यू देने तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ आता है, वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप सब तैयारी की है। इट्स बेसिकली कुछ नहीं। अगर आप इनके केस में, सोनल के केस में जाओगे तो ही हैज बीन कंटीन्यूअसली स्टडीइंग, और जब फाइनल इंटरव्यू में जो गए थे उनकी नॉलेज इतना अच्छा था कि जो भी क्वेश्चन पूछे थे इनको आ रहा था। So it's not about luck, it's about hard work, consistency and continuous having a focus on your ultimate goal. That is the key. Yes, right? right. Good. So एक चीज आजकल के बच्चों में जो बहुत पाया जाता है, जो उनको सक्सेस से दूर लेके जाता है, जनरली प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेट करता, मतलब कोई भी चीज को करना है तो यार अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी तो पूरी टाइम बचा हुआ, अभी क्या जल्दी है। तो ये एक बहुत बड़ा रोग है आजकल की यूथ में। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? एनी आइडिया, योर व्यूज? नहीं, आजकल यूथ में ऐसा भी देख रहा हूँ सर कि मतलब कि ना रुको वाले भी हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट हो भी जाए, इंस्टेंट हो जाए, ऐसा भी इंस्टेंट हो जाए, लेकिन वो उनको मिलता नहीं है तो फिर वो छोड़ देते हैं उस चीजों को। और ऐसा भी आप जैसे बोल रहे हैं वो भी देखा हूँ मैं कि हाँ अभी कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर बाद में करेंगे, अभी तो एंजॉय करने का समय है, ऐसा सोचता है। लेकिन मतलब कि जो बोलते हैं टाइम इज मनी हो गया है ना, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हाँ जो भी टाइम है उसका यूटिलाइज करूँ अधिक से अधिक। मतलब निगेटिव सेंस में व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए कि अभी रुक जाओ, बिकॉज़ समय एक बार जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। तो इट्स वेरी वैल्यूएबल, एंड आई थिंक जितनी जल्दी हमारे यूथ उसको समझ जाए कि टाइम इज मनी एंड टाइम इज सो वैल्यूएबल, एक बार समय जाने के बाद नहीं आ सकता। सो आई थिंक यू कैन एक्चुअली टेक द मोटिवेशन फ्रॉम सोनल कि किस तरह से मेहनत, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे आप तो किस तरह से आप सक्सेसफुल होगे, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी के साथ। सो एक लास्ट सवाल हम जाने से पहले, तो मेरे जो व्यूअर्स, मेरे यंग व्यूअर्स जो आपको देख, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके पास जाएगा, तो एक अगर आप उनको मैसेज देना चाहोगे तो क्या? पीएससी में सक्सेस के लिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ हार्ड वर्क करना है, और जो गलतियां होती है उससे सीख लेते हुए फिर से हमको तैयारी करना है। ये नहीं कि गलतियां हो गई तो अब ये हो नहीं सकता। कुछ लोग मतलब पीएससी की तैयारी करते हैं, उसके बाद मतलब सक्सेस न मिलने के बाद छोड़ देते हैं। यदि छोड़ेंगे तो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा, यदि आप लगे रहेंगे तो एक दिन मिलेगा ही। मेरा ये मानना है सर, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मैं इस मूल मंत्र पे विश्वास करता हूँ सर, और निरंतर लगे रहना, कंसिस्टेंसी जरूरी है पीएससी। सो दोस्तों, देखा आपने सोनल ने कि सक्सेस जरूर मिलती है अगर आप अपना गोल को फोकस करके रखते हो, आपके पास कंसिस्टेंसी है और आप यू डोंट गिव इट अप। मतलब आप गिरोगे, हारोगे, लेकिन आप उठ के फिर चलोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। सो आज का जो हमारा एपिसोड है, आई एम श्योर कि जो बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे सीख ले सकते हैं। 7 साल की कंटिन्यूअस तैयारी करने के बाद, कई बार फेलियर होने के बाद, उसके बाद भी कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग, एंड आपने जब हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट, इससे अच्छा एक उदाहरण नहीं हो सकता। 183 रैंक से लेकर इस कम टू 6th रैंक पास 6 साल में। सो टाइम इज मनी। अगर आपने समय एक बार चला जाता है तो यू कैन नॉट कॉल बैक द टाइम। सो यू यूटिलाइज द टाइम
एंड पेशेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई भी चीज में कोई शॉर्टकट नहीं है। सो हियर इज वन लाइव एग्जांपल। एंड इसके अलावा, सोनल के अलावा, मेरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग आए हैं, एवरीबडी आप देखोगे किसी ने 5 साल, किसी ने 6 साल की तैयारी की है और आज वो वहीं पे है जहाँ पे वो जाना चाह रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों को लेना चाहिए कि कंसिस्टेंटली आप ट्राई करो, आप जो मंजिल आपने तय किया आप वहाँ पे एक दिन जरूर पहुँचेंगे। So thank you so much, Sonal, for coming on to my platform, and hope you enjoyed this. यस सर, अच्छा लगा मुझे यहाँ पर कि मुझे अपना व्यूज देने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। आज प्रदेश के सभी युवा मेरी बात को देखेंगे और समझेंगे और मोटिवेट होकर के सीजीपीएससी की तैयारी करेंगे या फिर कोई भी अपने किसी फील्ड में तैयारी करेंगे, लेकिन डेडिकेशन से करें और अच्छे से करेंगे सर, तो जरूर निकालेंगे एक प्लान वे में स्ट्रेटजी के साथ यदि करेंगे, फोकस होकर करेंगे। Yes. और मतलब मेंटल पीस के साथ करें तो ही अच्छा है। ज्यादा तनाव लेने से कुछ होगा नहीं, केवल हमारे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, फिर बोलते हैं हर चीज होता है, तो फिर मतलब मेंटल फ्री होकर हमको करना चाहिए किसी भी काम को, तो एक दिन जरूर सफल होंगे। एक और चीज भी है, जैसे हमने बोला, सोनाल ने भी बोला था कि ओनली 10% सीट्स हैं, तो आप लोग जो 90% या सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं, सबके इंटेलिजेंस लेवल ऑलमोस्ट सेम है। वही 10% लोग जो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, वही सक्सेसफुल होंगे। सो यू ट्राई टू बी इन दोस टॉप 10%. So thank you so much for seeing this unsung heroes. And अगली बार एक और लेजेंड के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद।